चलिए बच्चों आगे चलते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सवाल और रह गया, उसे भी देख ही लेते हैं। और उसके अंदर दो सोर्सेस अगर बहुत नज़दीक पड़े हों, बहुत आस पड़ोस में पड़े हों, तो किस तरह से इंटरफेरेंस होता है, किस तरह से हम पाथ डिफरेंस निकालते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा सवाल जो है वो साउंड वेव्स की शीट में कम आते हैं और वेव ऑप्टिक्स में ज़्यादा आते हैं, बट कॉन्सेप्ट वही है, तो बड़ा ऑफ कोर्स हम अभी से उसको देख सकते हैं। तो चलिए एक छोटी सी हेडिंग लिखिएगा, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड बाय sources placed very near to each other, बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक पड़े हों, तो इस केस में कैसे बड़ा पार्ट डिफरेंस निकालते हैं वगैरह वगैरह। जैसे मैं बेटा इसमें आपको दो स्पेसिफिक केस दिखाना चाहता हूँ, वो सुनिएगा। सबसे पहले केस वन। केस वन में बड़ा आपके पास ये एक लाइन है, इस लाइन पर डिटेक्टर मूव करेगा। डिटेक्टर जो है वो इस लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा। डिटेक्टर विल मूव ऑन दिस लाइन। डिटेक्टर ऑब्वियसली मीन्स कि वो ऑब्वियस बात है कि दोनों सोर्सेज से जो साउंड आ रही है उसको डिटेक्ट करेगा। जो सोर्सेज हैं वो ऐसे पड़े, एक सोर्स बड़ा ये रहा, एक सोर्स ये बड़ा, ये सोर्स S1, ये सोर्स S2, दोनों कोहेरेंट सोर्स हैं, दोनों का ओमेगा सेम है, तो ऑफ कोर्स दोनों का लैम्डा सेम है, दोनों ही साउंड निकाल रहे हैं लैम्डा वेवलेंथ की। दोनों सोर्सेस के बीच में जो सेपरेशन है वो आपको डी दे रखा है, स्मॉल डी दे रखा है, एंड स्मॉल डी इज वेरी स्मॉल, स्मॉल डी इज वेरी स्मॉल। ये जो मैंने लाइन खींच रखी है ये बेटा हमारी पहले वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, यहां तक ठीक है। ये S1 S2 को जोड़ने वाली जो लाइन है ये हमारी इस लाइन के पैरेलल है। सवाल में एक सिचुएशन में एक चीज और दे रखी है कि S1 S2 के बीच में नो इनिशियल फेज डिफरेंस, नो इनिशियल फेज डिफरेंस। ठीक है ना, ये डिस्टेंस d/2, ये डिस्टेंस d/2, ये वाला बड़ा पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। तो अगर मैं इस पॉइंट को अगर O लिखूं तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि S1 से जो साउंड आ रही है वो और जो S2 से साउंड आ रही है वो दोनों ने बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किए। अगर बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किए तो ऑब्वियस बात है कि पाथ डिफरेंस यहां पर जीरो आएगा। तो O पॉइंट पर पाथ डिफरेंस जीरो आएगा, और पाथ डिफरेंस जीरो आएगा, इट मीन्स दैट बेटा आपका यहां पर इंटेंसिटी का मैक्सिमम होगा, इंटेंसिटी का मैक्सिमम होगा। सिंपल। इस पॉइंट पर हम एक नाम भी देते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। इस पॉइंट को एक नाम भी दे रहा हूं, दैट इज सेंट्रल मैक्सिमा। फेयर इनफ। लेकिन अगर मैं कहीं ऊपर जाऊंगा तो ऑब्वियस बात है कि S2 से जो डिस्टेंस होगी वो ज्यादा होगी और S1 से डिस्टेंस कम होगी, तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा। और अगर वो पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हुआ तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। और अगर वही पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा/2 हुआ तो हम जानते हैं कि उस पॉइंट पर आपका मिनिमम होगा, इंटेंसिटी मिनिमम होगी। तो मान लीजिए कि यहां कहीं पॉइंट है P, जो यहां से y डिस्टेंस दूर है, y डिस्टेंस दूर है। S1 से जो साउंड आ रही है
उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है S1P और S2 से जो साउंड आ रही है उसने ऑफ कोर्स डिस्टेंस ट्रेवल की है S2P। तो इस पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस है उसे आप लिखने के लिए कह सकते हो कि सर बेसिकली दैट इज S2P माइनस S1P। हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते थे। सर पाइथागोरस से कैसे निकालते? बेटा पाइथागोरस से मैं यूं निकालता, देखना ये डिस्टेंस d/2, तो बेटा ये डिस्टेंस d/2, टोटल डिस्टेंस y है, तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ गई y माइनस d/2। यहां से लेकर यहां तक की बेटा आपको डिस्टेंस दे रखी है कैपिटल D, ये गिवन है। ये डिस्टेंस आपके पास आ गई है y माइनस d/2, ये डिस्टेंस मेरे पास आ गई है कैपिटल D। तो इस डिस्टेंस को बड़े आराम से कह सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम से d² प्लस y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से मैं ये S2P भी बड़े आराम से लिख सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि ये डिस्टेंस है d/2, ये डिस्टेंस है y, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है y प्लस d/2। y प्लस d/2 डिस्टेंस ये है, डिस्टेंस d ये है, तो ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस मेरे पास आ गई √(d² प्लस y प्लस d/2 का होल स्क्वायर। तो अगर कोई कहे पार्ट डिफरेंस लिखिए तो हम पार्ट डिफरेंस लिख सकते हैं। बड़ा कैसे लिख सकते हैं? √(d² प्लस y प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस √(d² प्लस y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। बड़ा ये हमारे पास पार्ट, ये हमारा पार्ट डिफरेंस है। अब इसमें मैं एक छोटा सा अजम्पशन ले रहा हूं। मैं अजम्पशन ये ले रहा हूं कि जो D है ना, कैपिटल D जो है ये काफ़ी बड़ा है। हम ये अजम्पशन ले रहे हैं कि हमारा जो कैपिटल D है ये काफ़ी लार्ज है, और इस कैपिटल D के सामने ये जो y है और जो स्मॉल d है, ये जो स्मॉल d है मतलब हमारी हेडिंग में लिखा हुआ है कि साउंड के जो सोर्सेज हैं उनके बीच में सेपरेशन बहुत ही छोटा है। तो मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ कि हमारा जो कैपिटल D है इट इज़ वेरी लार्ज, कैपिटल D इज़ वेरी लार्ज। ये हमारे पास पाथ डिफरेंस आ तो गया, लेकिन ये पाथ डिफरेंस का एक्सप्रेशन थोड़ा सा टफ आया है। हाँ, फिर भी पाथ डिफरेंस गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। किस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, तो आप कहोगे सर दिस इज इक्वल्स टू n लैम्डा, तो मैक्सिमा आ जाएंगे, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 टाइम्स λ/2 आ जाएगा, तो यहाँ पर मिनिमा आ जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा पार्ट डिफरेंस का एक्सप्रेशन थोड़ा सा टफ तो आया है। यहाँ पर हम एक अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं, वो इस बात का कि ये जो S1 S2 जो बहुत नज़दीक है, S1 S2 बहुत नज़दीक हैं, उस केस में हम अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं, और जो अप्रोक्सीमेशन है उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो काफ़ी अच्छी सी आएगी, इंटरेस्टिंग सी आएगी, आसान सी आएगी, वो देखिएगा। मैं एक बार बड़ा इस पाइथागोरस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हमने देखा कि हाँ पाइथागोरस से हम लिख ज़रूर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करना हल्का सा मुश्किल होगा। वैल्यूज अगर दे रखी होंगी तो शायद कर भी लेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब मैं बड़ा एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूँ, सुनना। जिस पॉइंट P पर मुझे पाथ डिफरेंस निकालना है, उस पॉइंट P ने बड़ा मान लीजिए कि यहां से एंगल बना रखा है थीटा। अब वो पॉइंट बहुत दूर है, वो वाला पॉइंट बहुत दूर है, तो आप इस S1 पॉइंट से इस S2P वाली जो लाइन है उस पर एक परपेंडिकुलर खींच दो। खींच दिया, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल बड़ा वापस से आपके पास आ गया थीटा। तो आप कह सकते हो कि अगर ये वाली लेंथ अगर आपके पास d है, ये एंगल थीटा है, तो ये लेंथ आएगी d cos थीटा, और ये लेंथ आएगी d sin थीटा। ये जो लेंथ आएगी बेटा ये आएगी d sin थीटा, ये आएगी d sin थीटा। अगर वो वाला पॉइंट P काफी दूर है तो
ये दोनों जो पॉइंट हैं ये साथ 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 चलते चलते यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मोर और लेस सेम ही होगी। हाँ, ये वाली जो लेंथ है ये S2P के पास ज़्यादा है, ये वाली जो लेंथ है ये S2P के पास ज़्यादा है और ये वाली जो लेंथ है यही हमारा पाथ डिफरेंस है। आई होप ये ज्योमेट्री बेटा आपको समझ में आ गई होगी। ये वाली ज्योमेट्री अगर किसी को याद हो तो मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर भी एक एडवांस प्रॉब्लम कराते वक्त सिखाई थी। मैं फिर से इस बात को बोलता हूँ कि बेटा ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो बेटा ये वाला एंगल भी नियरली थीटा। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर खींच दिया, अगर ये d है तो ऑफ कोर्स ये d cos थीटा, ये d sin थीटा। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों बेटा ऐसे साथ साथ चलते 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 P पॉइंट तक पहुँचते हैं, तो ये दोनों लेंथ नियरली सेम है। ये लेंथ आपके S2P की ज़्यादा है S1P से। तो आप कह सकते हो कि हमारा जो पाथ डिफरेंस था दैट वाज बेसिकली S2P माइनस S1P, इट कैन बी रिटन एज d sin थीटा। हालांकि आप कहोगे सर मुझे sin थीटा में इंटरेस्ट नहीं है, सर मुझे तो ये y में कैपिटल D में इन बताओ, बता देंगे। sin थीटा इज बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इज y एंड हाइपोटेनस इज अंडर रूट ऑफ, बेटा ये डिस्टेंस कैपिटल D, ये डिस्टेंस y, तो ये डिस्टेंस मेरे पास आएगी, ये मतलब हाइपोटेनस मेरे पास आएगा अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिस इज द पाथ डिफरेंस। यू कैन इवन रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अगर आप याद करना चाहो तो इसको बड़ा याद भी कर सकते हो, लेकिन ये अच्छा फॉर्मूला है और याद रखना चाहो याद रख सकते हो। लेकिन ये मान के चलो कि हमारे पास जितने भी सवाल आते हैं, मोस्टली जितने भी सवाल आते हैं, उन सवालों के अंदर अक्सर y की वैल्यू भी छोटी होती है। मतलब इस O पॉइंट के नज़दीक वाले पॉइंट्स पर पूछते हैं कि मैक्सिमा कहाँ पर है और मिनिमा कहाँ पर है। क्या पूछते हैं? मैक्सिमा कहाँ पर है और मिनिमा कहाँ पर है। तो उस केस में तो हम एक छोटा सा अजम्पशन और लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? कि पाथ डिफरेंस इज dy अपॉन स्मॉल y जो है ये कैपिटल D के सामने बहुत छोटा है, तो y का स्क्वायर तो कैपिटल D स्क्वायर के सामने और छोटा होगा। तो ये जो d स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसे तो हम d स्क्वायर लिख सकते हैं और उसके रूट को बड़ा हम ऑफ कोर्स बड़ा क्या लिख सकते हैं? कैपिटल D। तो इस अप्रोक्सीमेशन के बाद तो आपका पार्ट डिफरेंस और छोटा आ गया, दैट इज ऑफ कोर्स dy बाई कैपिटल D। और ये तो फॉर्मूला और ज़्यादा प्रिवेलेंट है और ज़्यादा बच्चे इसको याद रखते हैं। ना भी याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ और सिर्फ है ना ये कॉन्सेप्ट समझ में आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक बात और बोलूँगा कि ये जो पाथ डिफरेंस dy बाई कैपिटल D है इसको हम एक तरीके से और सोच सकते हैं। कैसे? कि y बहुत छोटा है, y बहुत छोटा है, परपेंडिकुलर बहुत छोटा है, तो ऑफ कोर्स ये एंगल थीटा भी बहुत छोटा है। और एंगल थीटा अगर बहुत छोटा है तो हम कह सकते हैं कि पाथ डिफरेंस में जो साइन थीटा आया था दैट साइन थीटा कैन नियरली बी रिटन एज टेन थीटा। और इस कारण हम पाथ डिफरेंस बड़े आराम से लिख सकते हैं कि जो हमारा d साइन थीटा था इट कैन नियरली बी रिटन एज d टेन थीटा। d तो ठीक है, टेन थीटा कैन रिटन एज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज dy बाई कैपिटल। तो ये बेटा आपका पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है। अच्छा फॉर्मूला बन पाया, बढ़िया फॉर्मूला बन पाया, ये हमारे बार बार काम आ सकता है। हालांकि साउंड वेव्स में इस तरह के सवाल शीटों में, HCV में, इवन जे मेन में और एडवांस में नहीं पूछते, बट इस तरह के कॉन्सेप्ट अगर हम आज डेवलप कर लेंगे तो हो सकता है कि हमारे बाद में आगे जाके कहीं ना कहीं काम आए, और वहाँ पर ऑफ कोर्स जो जब काम आएंगे तो वो हमारे कोर्स में होगा। तो ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं आगे हमारे काम आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। मैं यहां पर एक बात और बोलूंगा। अब मैं एक बार ये तो सीख गया कि y डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमा से अगर मैं y डिस्टेंस ऊपर जा रहा हूं तो ये मेरा पाथ डिफरेंस है। किन किन पॉइंट्स पर मैक्सिमा होगा, तो मैं कहूंगा कि उन पॉइंट्स पर मैक्सिमा होगा जहां पर पाथ डिफरेंस जो है
वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा। पाथ डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन के बाद मेरे पास आया है dy बाई कैपिटल डी, दैट इज n टाइम्स ऑफ लैम्डा। मेरे पास y की वैल्यू आ गई है n टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। क्या अर्थ है मैं समझा दूंगा, पहले बेटा एक बार ये बात देख लो, कैलकुलेशन देख लो। इन वाइज पर आपका मैक्सिमा आएगा, इसी तरह से कहां कहां मिनिमा आएगा, तो आप कह सकते हो कि मिनिमा उन पॉइंट्स पर आएगा जहां पर आपका पाथ डिफरेंस जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 आएगा। पाथ डिफरेंस मेरे पास आ गया है dy बाई कैपिटल डी एंड इट मस्ट बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 2n प्लस 1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d, या बेटा n प्लस हाफ टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो मैं सिर्फ और सिर्फ हमने जो रिजल्ट निकाला है मैं इसको एक बार ऐसे कंपाइल करके दिखाना चाहता हूं कि व्हाट आई मीन टू से। कि अगर मेरे पास ये स्क्रीन है, यहां पर मेरे सोर्सेज हैं S1 S2, तो बिल्कुल सामने वाला जो पॉइंट होगा यहां पर आपका पाथ डिफरेंस आएगा 0। ठीक है बच्चों, फिर n की वैल्यू 1 रखना, n की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू आ गई है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यहां से लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी डिस्टेंस दूर, इस पॉइंट पर भी आपका मैक्सिमा आएगा। इस पॉइंट को अगर आपने सेंट्रल मैक्सिमा कहा है तो इस पॉइंट को आप नाम दे सकते हो फर्स्ट मैक्सिमा। और यहां पर हुआ क्या है कि S1P की डिस्टेंस और S2P की डिस्टेंस बराबर नहीं है, बल्कि S2P जो है वो S1P से बड़ी है। और कितनी बड़ी है? लैम्डा टाइम्स बड़ी है। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया बेटा क्या? फर्स्ट मैक्सिमा। सेकंड मैक्सिमा अगर देखना हो तो n को 2 रख दो, तो डिस्टेंस आ गई 2 टाइम्स लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। यहां से 2 टाइम्स लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, तो यहां से बेटा ऑफ कोर्स लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यहां पर आपका सेकंड मैक्सिमा आ गया। और यहां पर आपका ऑफ कोर्स ये जो S1P है और ये जो S2P है, तो S2P माइनस S1P, द पाथ डिफरेंस इज बेसिकली 2 टाइम्स लैम्डा। यहां पर आपका पाथ डिफरेंस वाज बेसिकली लैम्डा। ऐसे बेटा ऑफ कोर्स थर्ड मैक्सिमा, फोर्थ मैक्सिमा ऐसे में ऊपर मिलते रहेंगे। बच्चा एक बात और बोल सकता है कि सर जैसे फर्स्ट मैक्सिमा यहां पर था वैसे एक फर्स्ट मैक्सिमा यहां भी आना चाहिए, बस। और वो भी कितने डिस्टेंस पे? उतनी ही डिस्टेंस पे लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, उतनी ही डिस्टेंस लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। बस इतना सा फर्क होगा कि यहां पर ना ये लेंथ छोटी होगी और ये लेंथ बड़ी होगी। इस बार बड़ा आपका S1P माइनस S2P लैम्डा है, आप कह सकते हो कि पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। और फिर यहां से लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी डिस्टेंस दूर आपका सेकंड मैक्सिमा होगा। तो जैसे जैसे आपके पास ऊपर मैक्सिमा होंगे बेटा वैसे वैसे आपके पास नीचे भी इस तरह से खूब सारे मैक्सिमास होंगे। समझ आए? हाँ बेटा समझ में आया क्या होगा? आसान सा काम था। और हाँ ठीक है बेटा, इस चैप्टर में तो सिर्फ और सिर्फ मैं ये नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ इंटरफेरेंस बढ़ाने के चक्कर में ये बात बता रहा हूँ। बाकी इसका रोल ज़्यादा जो है वो 12th क्लास के टॉपिक वेव ऑप्टिक्स में ज़्यादा है। आपको इस पर बहुत ज़्यादा सवाल जो है वो शीट में नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, पूछते भी नहीं IIT वाले, JEE मेन बेटा पूछते भी नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए। हमें कोई पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए। मैं एक छोटा सा केस 2 और दिखा रहा हूं। केस 2 में मेरे पास ये एक सोर्स S1, मेरे पास ये एक सोर्स S2, दोनों सोर्स बिल्कुल नज़दीक नज़दीक हैं। उन दोनों के बीच में सेपरेशन है स्मॉल डी। स्मॉल डी बहुत छोटा है, बड़ा स्मॉल डी बहुत छोटा।
और यहां से काफी दूर बेटा ये लाइन है जिस लाइन पर डिटेक्टर भाग रहा है। ये बड़ा परपेंडिकुलर, इस लाइन पर डिटेक्टर लगातार भागे जा रहा है। लेट्स से बड़ा डिटेक्टर यहां पर है डी, और बड़ा आगे जो डिस्टेंस है बड़ा आपके पास, ये डिस्टेंस कैपिटल डी है, एंड कैपिटल डी इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू स्मॉल डी। अब बेटा फिर चाहे तुम कैपिटल डी यहां से दिखा दो चाहे कैपिटल डी यहां से दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज स्मॉल डी इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल डी। ये बेटा कोई डिटेक्टर है और ये इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस ऊपर है, लेट्स से y डिस्टेंस ऊपर है, तो इस पॉइंट पर आपको मैक्सिमा सुनाई देगा, मिनिमा सुनाई देगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि पाथ डिफरेंस कैसा है। S1 S2 दो सोर्स हैं, दोनों की वेवलेंथ लैम्डा है, तो दोनों कोहेरेंट सोर्सेस हो गए। दोनों सोर्सेस कोहेरेंट हैं, दोनों की वेवलेंथ लैम्डा है, दोनों का इनिशियल फेज सेम है। लेकिन हम जानते हैं कि एक वेव से जो साउंड गई है उसने कम डिस्टेंस ट्रेवल की है और दूसरी वेव से जो साउंड गई है उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस तो है, पाथ डिफरेंस तो है। अब बड़ा पाथ डिफरेंस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम वगैरह यूज करने की जरूरत आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं है। हमने जो चीजें सीख रखी है उससे ही काम चला। हमने ये सीख रखा है कि हम जानते हैं कि इस डी पॉइंट पर अगर आपको पाथ डिफरेंस निकालना है तो दैट इज बेसिकली S2D माइनस S1D। इसे निकालने का आसान तरीका क्या है, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा और इस पॉइंट से ऐसे एक परपेंडिकुलर खींच दो। ये दोनों पॉइंट इतने नजदीक हैं, ये दोनों पॉइंट, अगर ये दोनों पॉइंट नजदीक है तो ऑफ कोर्स ये दोनों पॉइंट तो और नजदीक हैं, और वो वाला पॉइंट काफी दूर है, तो इस पॉइंट के बाद दोनों की दोनों साउंड एक साथ जा रही है, एक साथ जा रही है, एक साथ जा रही है, एक साथ जा रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली जो लेंथ है ना, ये एक्स्ट्रा ट्रेवल की है उस साउंड ने जो S1 से निकली है। बेटा किससे निकली है? S1 से। सॉरी बेटा, S1 वाली लेंथ ज्यादा दिखा रखी मैंने डायग्राम में, तो आप है ना S1D माइनस S2D करना, क्योंकि बेटा मैंने डायग्राम में S1D बड़ा दिखा रखा है और S2D छोटा दिखा रखा है, तो ऐसे दिखा देना। और आप कह सकते हो कि यही हमारा पाथ डिफरेंस है, एंड वेरी सिंपल, अगर ये d है तो ये d cos थीटा है, ये d sin थीटा है, ये लेंथ एक्स्ट्रा ट्रेवल की है उस साउंड ने जो S1 से निकली है, और यही हमारा पाथ डिफरेंस है। एंड एज यू कैन सी दैट कि इफ दिस इज d cos थीटा, दिस इज d sin थीटा, दिस इज द पाथ डिफरेंस विच इज d cos थीटा। यू कैन इजीली से कि सर इस केस में आपका जो पाथ डिफरेंस है वो d cos थीटा। थीटा की टर्म में आपको नहीं पसंद तो आप कह सकते हो कि सर दैट इज d cos थीटा। cos थीटा ऑब्वियसली मींस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस इज कैपिटल D एंड हाइपोटेन्यूस इज अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। दिस इज द पार्ट डिफरेंस। मेन चीज तो बड़ा सिर्फ और सिर्फ पार्ट डिफरेंस ही है, बाकी कहां पर कैसा कैसा होगा, सॉरी कहां पर मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा वो आप जानते ही हो। उसको करने के लिए बड़ा दैट इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा। तो कभी भी अगर बहुत सोर्सेस अगर बहुत ज्यादा नजदीक हो तो पाइथागोरस थ्योरम से भी आसान अगर कुछ पड़ता है तो वो बेटा आपका ये एंगल थीटा लेना फिर परपेंडिकुलर खींचना, ये वाला तरीका आपका हल्का सा आसान पड़ता है, इजियर वे पड़ता है आपके आंसर तक पहुंचने के लिए। आई होप इट्स ओके। आगे चलते हैं। चलिए बच्चा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट
वैसे मैं आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन बता चुका हूं, बट एक बार फिर से एक छोटी सी बात और सुनना। एक सोर्स की वजह से, एक साउंड के सोर्स की वजह से किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी I1 है, किसी दूसरे कोहेरेंट सोर्स की वजह से उसी पॉइंट पर इंटेंसिटी I2 है। अगर दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस, अगर दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस अगर डेल्टा फाई है, तो मैं पहले प्रूव कर चुका हूं कि इस पॉइंट पर दोनों वेव्स जब सुपर इंपोज करेंगी तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी दैट विल बी I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट I1 रूट I2 कॉस डेल्टा फाई। ये बेटा मैंने प्रूव भी किया था, है ना। ये आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी। मान लीजिए किसी सवाल के अंदर दोनों सोर्सेस की वजह से इंटेंसिटी अगर सेम हुई, अगर सेम लेट्स से बेटा सेम, तो आपकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी उसको आप बड़े आराम से लिख सकते हो I0 प्लस I0 दैट इज 2I0 प्लस 2I0 कॉस डेल्टा फाई। 2I0 बेटा मेरे पास बाहर आ गया और 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई। मैं आपको कई बार अलग अलग जगह बता चुका हूं कि 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ऑफ डेल्टा फाई। और आपके पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई बेटा, कितनी आ गई है 4I0 कॉस स्क्वायर ऑफ डेल्टा फाई बाई 2। ठीक है, अब मेरी बात सुनना कि ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है कहां से कहां तक वेरी हो सकती है। आप बोलोगे कि सर ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ये नेगेटिव तो ऑफकोर्स हो नहीं सकती, कॉस का स्क्वायर है, 0 हो सकती है। जब डेल्टा फाई की वैल्यू मान लो पाई हुई या 3 पाई हुई या 5 पाई हुई, तो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, सॉरी 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, सबकी वैल्यू 0 होती है, तो आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 हो सकती है। सही बात है बेटा, मिनिमम 0 हो सकती है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? आप बोले सर मैक्सिमम के लिए डेल्टा फाई को 0 रख दो, तो ये 0 हो गया, cos 0 इज 1, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आ जाएगी 4I0। 2 पाई रख दो, 2 से 2 cos पाई की वैल्यू -1, उसका स्क्वायर किया तो 1, तो इंटेंसिटी वापस से 4I0 आ गई। तो मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी हो सकती है 4I0, मिनिमम इंटेंसिटी हो सकती है 0। तो आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो 0 से लेकर 4I0 तक कुछ भी हो सकती है। 0 भी हो सकती है, I0 भी हो सकती है, 2I0 भी हो सकती है, 3I0 भी हो सकती है, 4I0 भी हो सकती है, और इनके बीच की कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। सो इट मीन्स दैट कि I0 और I0 मिलकर 0 भी हो सकता है, I0 और I0 मिलकर 0.5 I0 भी हो सकता है, I0 और I0 मिलकर I0 भी हो सकता है, और I0 और I0 मिलकर 2I0 भी हो सकता है, I0 और I0 मिलकर 3I0 भी हो सकता है, और I0 और I0 मिलकर 4I0 भी हो सकता है। सर ये अजीब सा नहीं लग रहा? नहीं बेटा, बिल्कुल अजीब सा नहीं है। हाँ, यहां पर यह जरूर हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हुआ है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हुआ है। क्या हुआ है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हुआ है। जहां पर आपका मिनिमा था वहां पर तो I0 और I0 मिलकर 0 ही हो गया, और जहां पर आपका मैक्सिमा था वहां पर तो I0 और I0 मिलकर 4I0 हो गया। तो एनर्जी आपकी अब भी पूरे सिस्टम की कंजर्व्ड है। ऐसा नहीं कि एनर्जी कंजर्व नहीं है, एनर्जी तो अब भी आपकी कंजर्व है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर इन दोनों सोर्सेज से जो साउंड आई है उन्होंने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके I0 और I0 करके 0 कर दिया। तो किसी न किसी पॉइंट पर इन्हीं दोनों सोर्सेज से आने वाले जो इंटेंसिटीज है उन्होंने I0 और I0 मिलके 4I0 कर दिया। लेकिन पूरे सिस्टम की नेट जो एनर्जी है वो तो अब भी उतनी की उतनी है। आई होप बेटा इस बात को आप समझ गए होंगे। मैं आपको एक बात और बोल दूं बेटा, डेल्टा फाई को चाहे 0 रख ले, चाहे 2 पाई रख ले, चाहे 4 पाई रख ले, चाहे बेटा 6 पाई रख ले, कोई सा भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई रख ले। चल बेटा 6 पाई रख, डेल्टा फाई को मैंने 6 पाई रखा, नीचे 2 आ गया तो 3 पाई आ गया। बेटा cos 3 पाई की वैल्यू तो -1 होती है, -1 का स्क्वायर कितना होता है
1, इंटेंसिटी क्या जाएगी 4I0। तो जहां जहां आपका फेज डिफरेंस ये होगा वहां पर आपका I0 और I0 मिलकर क्या दे देगा 4I0। एंड वी नो दैट कि दीज काइंड ऑफ इंटरफेरेंसेस आर नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वी ऑलरेडी नो दैट। इसी तरह से अगर आपका फेज डिफरेंस अगर पाई हुआ, 3 पाई हुआ, 5 पाई हुआ, 7 पाई हुआ, ऐसा कुछ हुआ, रख के देख लो बेटा। 3 पाई रखा, 3 पाई बाई 2 0 बेटा, cos 270 डिग्री क्या आता है 0। और अगर cos 270 0 तो ऑफकोर्स उसका स्क्वायर भी 0, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आएगी 0। उस केस में आपका I0 और I0 मिलके क्या दे रहा है 0 दे रहा है। एंड वी नो दैट कि दिस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलिए बच्चों आगे चलें। नेक्स्ट आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट इज एक छोटा सा पॉइंट लेकिन काम का पॉइंट लिखिएगा। इंटरफेरेंस ऑफ इनकोहेरेंट सोर्सेस। बड़ा ऐसे सोर्सेस ले रहे हैं जो इनकोहेरेंट है, कोहेरेंट नहीं है बल्कि बेटा वो इनकोहेरेंट है। अभी इनकोहेरेंट है इस बात का अर्थ मैं पहले बता चुका हूं कि दे आर हैविंग डिफरेंट ओमेगास। बेटा दोनों का ओमेगा अलग अलग होगा। अगर दोनों का ओमेगा सेम होता तो उसे हम कोहेरेंट सोर्स कहते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो बात सुनिएगा बेटा, ये आपके पास एक साउंड का सोर्स है S1, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ω1। ये साउंड का सोर्स है S2, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ω2। दोनों की वजह से बेटा साउंड आ रही है S, इसकी वजह से बेटा साउंड आ रही है S। ठीक है बेटा, इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है x1, इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है x2। S1 की वजह से मान लेते हैं कि इंटेंसिटी है I1, S2 की वजह से लेट से बड़ा इंटेंसिटी है I2। तो दोनों वेव्स जब इंटरफियर करेंगी तो जो आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी दैट विल बी I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट I1 रूट I2 कॉस डेल्टा फाई। इस बार डेल्टा फाई फिक्स नहीं है, सुनेगा कैसे। इस वाली वेव के कारण जो वेव पहुंची बड़ा उसकी मैं एक बार के लिए इक्वेशन मान लेता हूं, P1 इज इक्वल्स टू P01 साइन ω1t माइनस K1 x1 प्लस θ1। और जो दूसरी वाली जो सोर्स है उससे जो वेव पहुंची उसकी इक्वेशन में एक बार लिख रहा हूं, P इज इक्वल्स टू P02 साइन ऑफ ω2t माइनस K2 x2 प्लस θ2। सर इस बार K अलग अलग क्यों लिखे बेटा? ओमेगा अलग तो K भी अलग। K इज ओमेगा बाई V, सेम मीडियम है तो स्पीड ऑफ वेव तो सेम हो गया, ओमेगा अलग तो K भी अलग। मैं आपसे कहूँ बेटा व्हाट इज द फेज डिफरेंस, तो आप कहोगे सर फेज डिफरेंस विल बी ऑफ कोर्स। चलो बेटा माइनस कर लेते हैं, माइनस किया तो मेरे पास आ गया ω1 माइनस ω2 इंटू टी प्लस K2 x2 माइनस K1 x1 प्लस θ1 माइनस θ2। ये बेटा मेरे पास फेज डिफरेंस आ गया। θ1 θ2 की वैल्यू फिक्स है तो ये फेज डिफरेंस तो फिक्स आ गया। ये K1 K2 की कोई ना कोई वैल्यूज दे रखी होंगी, x1 x2 की कोई ना कोई वैल्यूज दे रखी होंगी, तो ये वाली वैल्यू भी फिक्स आ गई है। ये दोनों वैल्यूज तो आपके फिक्स हैं, लेकिन ये वाली वैल्यू फिक्स नहीं है। ये वाली वैल्यू मैं जानता हूं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे लगातार ये वाला एक्सप्रेशन तो लगातार बढ़ेगा। ये वाली टर्म फिक्स, ये वाली टर्म फिक्स, लेकिन ये वाली टर्म तो लगातार समय के साथ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी।
तो मैं कह सकता हूं कि हमारा जो फेज डिफरेंस है वो लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक है, मान लो कि पहले फेज डिफरेंस लेट से 0 डिग्री था, फिर बढ़कर 1 डिग्री हुआ, फिर 2 डिग्री हुआ, फिर लगातार बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर बेटा कितना हो गया 360 डिग्री हो गया, फिर फेज डिफरेंस बढ़ते बढ़ते 361 डिग्री हो गया। लेकिन जैसे ही फेज डिफरेंस बढ़ते बढ़ते 361 डिग्री हो गया, मेरा मतलब जानता है कि सर cos 1 डिग्री की वैल्यू और cos 361 डिग्री की वैल्यू तो सेम ही होती है। फिर फेज डिफरेंस बढ़ते बढ़ते जैसे 362 डिग्री हुआ, तो मेरा बच्चा जानता है कि सर cos 2 डिग्री और cos 362 डिग्री तो वापस सेम ही आ गया। तो भले ही आपका फेज डिफरेंस लगातार एंगल में बढ़ता हो, लेकिन cos डेल्टा फाई जो होगा वो लगातार रिपीट होगा, वो लगातार रिपीट होगा। तो होगा क्या कि जो आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी उसमें ये जो cos डेल्टा फाई है ये लगातार वेरी करेगा, ये लगातार वेरी करेगा। और मैं जानता हूं कि cos डेल्टा फाई बेटा कहां से कहां तक वेरी कर सकता है। आप बोलोगे सर डेल्टा फाई एक तरह से देखें तो 0 से लेकर 360 डिग्री तक वेरी कर रहा है, उसके बाद तो रिपीट ही है एक तरह से। जब डेल्टा फाई 0 से लेकर 360 डिग्री तक वेरी करेगा तो cos 0 से cos 360 तक cos डेल्टा फाई की वैल्यू बेटा कहां से कहां तक वेरी करेगी, यू नो इट वेरी वेल कि बेटा कहां से कहां तक वेरी करेगी, -1 से लेके 1 तक वेरी करेगी। कहां से कहां तक, -1 से लेके 1 तक वेरी करेगी। तो इस कारण से आप एक ही पॉइंट पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी सुनोगे वो कभी ना कभी आप मैक्सिमम भी सुनोगे। मैक्सिमम तब सुनोगे जब cos डेल्टा फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी और आप वो मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनोगे I1 + I2 + 2 टाइम्स √I1 √I2। फिर जैसे ही cos डेल्टा फाई चेंज होगा तो आप दूसरी इंटेंसिटी सुनोगे 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 सुनोगे। कभी ना कभी आप यहीं बैठे बैठे रिजल्टेंट इंटेंसिटी की मिनिमम वैल्यू भी सुनोगे। रिजल्टेंट इंटेंसिटी की जो मिनिमम वैल्यू आप सुनोगे वो सुनोगे आप I1 + I2। बेटा cos डेल्टा फाई की मिनिमम वैल्यू हो सकती है -1, तो -2 टाइम्स √I1 I2। इट मीन्स दैट कि आप लगातार यहां कान लगाकर बैठे हो, तो आप जो है वो इस इंटेंसिटी से लेकर ये वाले इंटेंसिटी, आप जो आवाज सुन रहे हो वो लगातार इंटेंसिटी यहां से लेकर यहां तक लगातार वेरी हो रही है, लगातार वेरी हो रही है। और वो कितनी फास्टली वेरी हो रही है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि ω1 और ω2 के बीच डिफरेंस कितना है। अगर ω1 और ω2 बड़ी लार्ज वैल्यूज हुई और उनके बीच में डिफरेंस भी अगर लार्ज हुआ तो बहुत ही फास्टली वेरिएशन होगा। और फास्टली अगर वेरिएशन होगा तो हमारे जो ईयर्स है ना उसको परसीव ही नहीं कर पाएंगे। मतलब हमारे कान जो है वो ऐसे परसीव ही नहीं कर पाएंगे कि देखो इंटेंसिटी बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी फिर घटी, उसको परसीव ही नहीं कर पाएंगे, उसको सुन ही नहीं पाएंगे। नहीं, आवाज सुनेंगे लेकिन आवाज का जो बढ़ना घटना है उसको नहीं परसीव कर पाएंगे। हमारे कान सुन लेंगे एवरेज इंटेंसिटी। क्या सुन लेंगे बेटा? एवरेज इंटेंसिटी। तो अक्सर क्या होता है कि आपके ω1 और ω2 जो होते हैं वो अक्सर आपके लार्ज होते हैं। तो आपका जो ω1 - ω2 है, मतलब ओमेगास के बीच का जो डिफरेंस है वो भी अगर वो अच्छा खासा लार्ज है, अगर वो अच्छा खासा लार्ज है तो उस केस में आप जो है इंटेंसिटी बहुत ही रैपिडली वेरी करेगी। जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो बहुत ही रैपिडली वेरी करेगी। और अगर वो बहुत ही रैपिडली वेरी करेगी तो हमारे जो ह्यूमन ईयर है, हो सकता है कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगा दो तो वो तो ग्राफ प्लॉट कर देगा, देखो पहले मैक्सिमम इंटेंसिटी फिर मिनिमम फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम। लेकिन हमारे कान उस इंटेंसिटी को, उस फास्टनेस जो इंटेंसिटी लगातार वेरी कर रही है, हो सकता है कि उसके वेरिएशन को ना पहचान पाए। तो उस केस में हमारे ह्यूमन ईयर जो है मे नॉट परसीव द वेरिएशन। अगर आप बेटा यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगा दोगे और उसे कहोगे कि इंटेंसिटी और टाइम का ग्राफ बनाओ तो वो तो बना देगा, ये इंटेंसिटी मैक्सिमम फिर मिनिमम फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम, वो कर देगा। लेकिन हो सकता है कि हमारे कान जो है वो इस तरह से इंटेंसिटी का मैक्सिमम मिनिमम वेरिएशन बढ़िया तरीके से मैनेज ना कर पाए, ना सुन पाए। और उस केस में हमारे जो ह्यूमन ईयर है वो सुनेंगे एवरेज इंटेंसिटी। एंड व्हाट विल बी द एवरेज? मैं निकाल नहीं रहा, मैं बड़ा सीधा ही बोल रहा हूं
कि एवरेज ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू वेरी करेगी -1 से लेके 1 तक, उसका एवरेज आएगा 0। तो यहां पर आप 0 रख देना और एवरेज इंटेंसिटी आपके पास बड़े आराम से आ जाएगी I1 प्लस I2। बट आपके पास एवरेज इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी? I1 प्लस I2। तो जब भी दो इनकोहेरेंट सोर्सेस हो, एक की इंटेंसिटी I1 है, दूसरे की इंटेंसिटी I2 है, तो आपके कान बेटा कितनी इंटेंसिटी सुनेंगे? सिंपली I1 प्लस I2। हालांकि एक्चुअल में क्या है कि इंटेंसिटी जो है वो लगातार बिल्कुल फटाफट वेरी कर रही है, लेकिन हमारे कान जो है उसकी एक लिमिटेशन है, वो इस तरह से रैपिड वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी को परसीव नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ एवरेज इंटेंसिटी सुन लेते हैं, और वो एवरेज इंटेंसिटी इज सिंपल समेशन ऑफ द इंटेंसिटीज। आई रियली होप बड़ाई वाली बात आपके समझ में तो आई गई होगी। बहुत टफ भी नहीं थी, बहुत ही आसान सी बात थी, कहाँ कोई इसमें। लेकिन एक बात और बोलूं, हम आगे जाके एक अलग से फेनोमेनन पढ़ेंगे बीट नाम से। उसमें क्या होगा, मैं अभी बोल रहा हूं, उसमें आपके ω1 और ω2 कंपेरेबल होंगे, मतलब नज़दीक की वैल्यू होगी, और नज़दीक की वैल्यू जैसे ही ω1 और ω2 की वैल्यू आसपास की होगी तो ω1 माइनस ω2 छोटा होगा। जैसे ही ω1 माइनस ω2 छोटा होगा तो डेल्टा फाई वेरी तो करेगा, लेकिन धीरे धीरे वेरी करेगा। डेल्टा फाई धीरे धीरे वेरी करेगा तो कॉस डेल्टा फाई भी धीरे धीरे वेरी करेगा, और कॉस डेल्टा फाई अगर धीरे धीरे वेरी करेगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी धीरे धीरे वेरी करेगी। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। और ये जो इंटेंसिटी जब धीरे धीरे वेरी करेगी उसको हमारे कान पकड़ लेंगे कि देखो इंटेंसिटी मैक्सिमम हुई, मिनिमम हुई, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, और ये जो रिजल्टेंट साउंड आएगी इसका हम नाम निकाल लेंगे। हाँ बेटा, इसका हम नाम निकाल लेंगे बीट। बेटा क्या नाम निकाल लेंगे? बीट। अभी बेटा मैं उसकी हेडिंग नहीं लिख रहा हूं, अभी तो सिर्फ और सिर्फ बोल रहा हूं। तो जैसे ही आपके ω1 ω2 कंपेरेबल होंगे, जैसे ही आपके ω1 ω2 कंपेरेबल होंगे बेटा, वैसे ही आपका ω1 माइनस ω2 जो होगा वो स्मॉल होगा। वो अगर स्मॉल होगा तो आपका डेल्टा फाई वेरी तो करेगा, लेकिन वो वेरी करेगा स्लोली। डेल्टा फाई स्लोली वेरी करेगा तो कॉस डेल्टा फाई वेरी करेगा स्लोली, और कॉस डेल्टा फाई अगर स्लोली वेरी करेगा तो आपकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो भी वेरी करेगी स्लोली। और हमारे कान तो फास्टली मूविंग जो इंटेंसिटी थी ना, बढ़ रही थी घट रही थी, उसको परसीव नहीं कर पा रही थी। अगर यही इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी घटेगी, फिर हमारे कान उसको परसीव कर लेंगे, और हमारे ईयर जैसे ही इसको परसीव करेंगे तो जो रिजल्टेंट साउंड हमें आएगी उसका हमने एक नाम निकाल दिया बच्चे। क्या नाम निकाल दिया? बीट। वो बात की बात है। मैं तो सिर्फ मैंने अभी तक यहां पर ये समझाया है कि अगर आपके पास I1 और I2 इंटेंसिटी की दो साउंड वेव्स अगर आई तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी सिंपली I1 प्लस I2 इफ दीज टू सोर्सेज आर इनकोहेरेंट। इफ दीज टू सोर्सेज आर इनकोहेरेंट। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा बड़ा थियोरेटिकल सा कॉन्सेप्ट है, मैं उसे तुम्हें अच्छे से याद करवाता हूं, सुनिएगा। दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बड़ा साउंड कैसे रिफ्लेक्ट होती है सुनिएगा। पहले इसमें दो केसेस लेते हैं। पहला बाय क्लोज्ड एंड,
हालांकि इसका जो रिजल्ट है वो आपको याद ही रखना है, बट मैं आपको उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, जिससे है ना आपके मन में ये हो जाए कि है ना कभी मान लो भूल जाओ तो आप उस लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से खुद सोच सको। ठीक है, बाकी आखिर में करना तो याद ही जाओ, बोर्ड पे लिखो। ठीक, सुनिए बच्चों, मान लीजिए बट आपके पास इस तरह की कोई पाइप है जिसके अंदर हम साउंड भेज रहे हैं, जिसके अंदर बड़ा हम साउंड भेज रहे हैं। ये वाला जो एंड है बड़ा अपन ने ऐसे बंद कर रखा है, क्लोज कर रखा है, क्लोज। यहां बेटा मैंने कोई साउंड का सोर्स लिया ऐसे, और ये साउंड का सोर्स बेटा ऐसे ऐसे ट्यूनिंग फोर्क है और उसकी प्रोंग्स ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है। उसकी अगर प्रोंग्स यूं ही ऑसिलेट कर रही है तो ऑफ कोर्स जो मीडियम पार्टिकल्स होंगे वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेंगे। एक वेव बेटा गई, फिर टकरा के वापस आई, टकरा के वापस आई तो किसी भी पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आप जानते हो, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप कह सकते हो कि सर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी मीडियम पार्टिकल इज डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंसिडेंट वेव प्लस डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, मैं एक बार ना इस पॉइंट को डिस्कस करता हूं जो बड़ा बिल्कुल क्लोज्ड एंड पर है। ये बिल्कुल कहानी वैसी है जैसे आपके पास फिक्स्ड एंड ऐसे था और आपने रस्सी ली थी ऐसे, और रस्सी के इस पॉइंट पर हमने यूं यूं ऑसिलेट करना स्टार्ट किया था और ये वाला पॉइंट फिक्स था, बिल्कुल वैसे ही। बस यहां पर आपका मीडियम पार्टिकल ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे थे, यहां पर आपके मीडियम पार्टिकल थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं। अब मैं जानता हूं कि क्लोज्ड एंड वाला जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, बट उसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है। और उसका डिस्प्लेसमेंट कौन गवर्न कर रहे हैं? जैसे इस केस में इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो आप बोलते थे कि इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इट मींस दैट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंसिडेंट वेव प्लस डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू रिफ्लेक्टेड वेव दोनों जीरो है। इसका मतलब इंसिडेंट वेव अगर पार्टिकल को 2 मिलीमीटर ऊपर ले जाना चाह रही है तो रिफ्लेक्टेड वेव इसी पार्टिकल को 2 मिलीमीटर नीचे ले जाना चाह रही है। और इस कारण से हमने ये भी कहना स्टार्ट किया था कि इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव जो है दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, कितने का? पाई का। आई होप आपको याद आ गया होगा। इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट का नोड है, बड़ा डिस्प्लेसमेंट का नोड है। आई होप याद आ गया होगा। अगली बात, यहां पर अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है इट मींस दैट आपकी इंसिडेंट वेव अगर पार्टिकल को 2 मिलीमीटर इधर ले जाना चाह रही है तो रिफ्लेक्शन वेव जो है वो इस पार्टिकल को 2 मिलीमीटर इधर ले जाना चाह रही है। इसका मतलब आपकी इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव और रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव है, दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितने का? पाई का। आप कह सकते हो कि इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव। बेटा याद है ना, डिस्प्लेसमेंट वेव नई वेव नहीं है, सिर्फ साउंड वेव को ही हम दो अलग अलग तरीके से बोलते आए हैं, एक डिस्प्लेसमेंट वेव नाम से और एक हम प्रेशर वेव नाम से। इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव हैव phase difference of pi. When I say phase difference of pi, I mean that कि इस पार्टिकल को किसी टाइम t पर इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव अगर इधर की तरफ 2 मिलीमीटर ले जाना चाहेगी तो रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव जो है वो इसी पार्टिकल को 2 मिलीमीटर इधर ले जाना चाहेगी, और इस कारण से इस पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। बिल्कुल वैसे जैसे इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में क्या था? जीरो। फेयर इनफ। इसका मतलब इस क्लोज्ड एंड पे, कहां की बात हो रही है? क्लोज्ड एंड पे। इस क्लोज्ड एंड पे इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव आर इंटरफियरिंग। कैसे? कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली? आप बोलोगे सर फेज डिफरेंस अगर पाई है इट मींस दे आर इंटरफियरिंग डिस्ट्रक्टिवली, and if they are interfering destructively we know that we had also used a word known as out of phase.
बेटा क्या शब्द यूज करते हैं हम, एक और आउट ऑफ फेज, कि हमारी जो इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव है और जो रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव है ये दोनों आपस में एक दूसरे से आउट ऑफ फेज है। ये ऐसा बेटा ऐसे वर्ड्स हैं जो जेई मेन में जेई एडवांस में बार बार यूज कर रखे हैं, इसलिए जानबूझ के आप भी उन वर्ड के साथ हैबिचुअल हो जाओ बेटा, इसलिए मैंने इसको लिखा। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलिए बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक बार के लिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में इतनी बातें बतानी थी। अब यहां पर इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट का नोड है। मैं बहुत श्योर हूं कि इस पॉइंट पर जो आपका एक्सेस प्रेशर है ये मैक्सिमम होगा। सर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो प्रेशर मैक्सिमम कैसे बोल दिया? बेटा ऐसे मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में और प्रेशर में फेज डिफरेंस होता था। कितने का? π/2 का। कितने का बेटा? π/2 का। π/2 का फेज डिफरेंस से आप जानते हो कि जब आपका ये वाला एक्सप्रेशन 0 होगा तो ये वाला एक्सप्रेशन या तो +1 या -1। +1 और -1 हम दोनों को ही मैक्सिमम मानते हैं। बस +1 के अंदर कंप्रेशन पल्स आती है बेटा, -1 के अंदर आपकी रेयरफेक्शन पल्स है। मैं फिर से इसको अलग वर्ड से बोलता हूं, दोनों में फेज डिफरेंस है π/2 का। याद तो है ना कि डिस्प्लेसमेंट वेव में और प्रेशर वेव में फेज डिफरेंस π/2 का है। इस बात का मतलब ये है कि अगर इसकी इक्वेशन साइन की होगी तो इसकी इक्वेशन कॉस की होगी। साइन जब जब 0 होगा तब तब कॉस की वैल्यू या तो +1 या -1। +1 और -1 दोनों पर ही याद करो एंटी नोड बनते थे, और इसका मतलब यहां पर प्रेशर का बेटा क्या बनेगा? एंटी नोड बनेगा। यहां पर प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम होगी। P0 और P0 मिलकर या तो +2P0 या -2P0। ठीक, यहां बेटा प्रेशर का बेटा क्या बनेगा? एंटी नोड। प्रेशर का एंटी नोड बनेगा। इस बात का सीधा सीधा मतलब यह है कि इंसिडेंट प्रेशर वेव एंड रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव आर इन सेम फेज। दोनों की दोनों बेटा किस में है? सेम फेज में है। डिस्प्लेसमेंट वाली वेव से अगर देखा तो हमें पता लग गया कि हमें पाई का फेज ऐड करना है। प्रेशर वेव में बेटा हम समझ गए दोनों सेम में, सेम फेज में, दोनों सेम फेज में है। इस बात का मतलब यह है कि आपकी इंसिडेंट प्रेशर वेव और जो रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव है वो इंटरफियर कर रही है। कैसे इंटरफियर कर रही है? अगर सेम फेज में है तो दे आर ऑफ कोर्स इंटरफियरिंग कंस्ट्रक्टिवली। मैं एक बात और बोलूंगा कि इंसिडेंट प्रेशर वेव और रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव सेम फेज में है। इस बात का एक अर्थ और है, हो सकता है बेटा आपसे कभी जेई मेन में एडवांस में इस तरह का सवाल पूछ ले कि आने वाली पल्स अगर कंप्रेशन पल्स होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद जाने वाली पल्स भी कंप्रेशन पल्स ही होगी, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इन सेम फेज। ये +P0 ये +P0 बेटा नेट कितना हो जाएगा? 2P0। क्या हो जाएगा बेटा? 2P0। इसी तरह से अगर आपका ये एंड अगर फिक्स्ड है तो आने वाली पल्स अगर रेयरफेक्शन पल्स है तो जाने वाली वेव भी बेटा आपकी रेयरफेक्शन पल्स है। इसका मतलब बेटा रेयरफेक्शन में आप जानते हो प्रेशर हल्का सा घट जाता है तो एक्सेस प्रेशर नेगेटिव। ये बेटा -P0 तो ये -P0, -P0 और -P0 मिलकर कितना हो जाएगा? -2P0 हो जाएगा। तो क्लोज्ड एंड पर जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो आपको कौन सी बातें याद रखनी? मैं फिर से रिपीट करता हूं, इस क्लोज्ड एंड पर डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा। डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा मतलब आने वाली वेव और जाने वाली वेव जो डिस्प्लेसमेंट की वेव है उन दोनों में बड़ा फेज डिफरेंस होगा। कितने का? पाई का। दोनों डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। एक अगर पार्टिकल को 2 मिलीमीटर इधर ले जाना चाहेगी तो दूसरी वाली वेव बड़ा पार्टिकल को 2 मिलीमीटर इधर ले जाना चाहेगी, और कुल मिलाकर पार्टिकल का किसी प्रकार का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो पक्की बात है कि प्रेशर सबसे ज्यादा है। प्रेशर अगर सबसे ज्यादा है तो ऑब्वियस बात है कि प्रेशर का एंटीनोड है। सर प्रेशर सबसे ज्यादा है इसका मतलब आने वाले प्रेशर वेव और जाने वाले प्रेशर वेव दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही होंगी, दोनों जरूर सेम फेज में होंगी। सेम फेज में को हम एक तरीके से और कह सकते हैं
कि कंप्रेशन पल्स आएगी टकराएगी तो कंप्रेशन पल्स टकराकर वापस जाएगी, रेयरफेक्शन पल्स आएगी टकराने के लिए तो टकराने के बाद रेयरफेक्शन पल्स ही जाएगी। यू कैन एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन ऑल दीज। जेई मेन में, एडवांस में जो कुछ हमने बोर्ड पर लिखा है तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जेई एडवांस में, जेई मेन में बड़ा कहीं ना कहीं इस तरह सवाल हमसे पूछ ले जाए। एंड आई होप आपको याद भी हो गया होगा एंड ऑफ कोर्स लॉजिक भी सारा का सारा समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन बाय ओपन एंड। बिल्कुल वैसे जैसे किसी मोटी रस्सी को हमने बहुत ही पतली रस्सी से बांध दिया और इस पर बड़ा हमने कोई वेव भेज दी, तो जब भी यहां पर रिफ्लेक्शन हुआ करता था तो याद कीजिए कि जो जाने वाली वेव थी उसका अगर एम्पलीट्यूड ए था तो टकरा कर जो वेव आया करती थी उसका एम्पलीट्यूड भी उसी तरफ ए रहता था और ए मिलके 2a हो जाया करते थे। बस इतना सा फर्क था कि ये वाली रस्सी मोटी थी तो इसका ऑफ कोर्स हाई इनर्शिया, इसके मॉलिक्यूल्स को मूव कराना मुश्किल होता था और हमने इसको ऐसी रस्सी से बांध रखा था जिसका लो इनर्शिया था, इसके मॉलिक्यूल्स को ऑफ कोर्स मूव कराना आसान था। ऐसा ही साउंड वेव में देखना, बट आपके पास एक पाइप है, और इस पाइप को बेटा मैंने एक नाम दे रखा है, बड़ा ऐसे जो पाइप्स जिसमें हम साउंड भेज रहे हैं बड़ा हम उनको ऑर्गन पाइप बोल सकते हैं। इस बार बड़ा दोनों एंड ओपन है, ठीक है ना, ये वाला एंड आपका ओपन है। अब मैंने क्या किया कि यहां पर कोई साउंड का सोर्स रखा, लेट्स से बेटा ये ट्यूनिंग फोर्क है, ये साउंड का सोर्स। अब साउंड गई 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 गई, अब बच्चा सोचता है कि सर साउंड तो चलती जाएगी, यहां से रिफ्लेक्ट क्यों होगी, सर यहां से रिफ्लेक्ट क्यों होगी, यहां भी एयर है यहां भी एयर है, और आपने सिखा रखा है कि हर जगह मीडियम सेम हो तो साउंड चलती जाएगी या वेव चलती जाएगी। वेव पलटेगी तभी जब मीडियम चेंज हो। सर यहां पर मीडियम चेंज कहां है, अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है। सही बात है बेटा, लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन पहले तो आप ये कन्विंस हो कि एयर पलटेगी, सॉरी साउंड पलटेगी। कैसे कि आप कोई पाइप लो बेटा इस तरह से, वैसे पतली पाइप नहीं बेटा, बहुत मोटी पाइप लो और उसका दूसरा एंड ओपन रखो और यहाँ से कोई आप आवाज़ निकालो। बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है बेटा बचपन में कर रखा हो, हालांकि आपको तो बचपन ही चल रहा है। साउंड गई होगी और टकरा के वापस आएगी, सुनी होगी बेटा आपने इस तरह की आवाज़। कोई पाइप हो बहुत मोटी सी, उसका दूसरा एंड ओपन हो, आप कुछ भी चिल्लाते हो तो आवाज़ जाती है, टकरा कर वापस तो आती है। तो प्रैक्टिकली हम जानते हैं कि ऐसा होता तो है, हम कन्विंस हैं इस बात से कि ऐसा होता है कि अगर ओपन एंड हो तब भी साउंड जाती है, टकरा कर आती है। हम इस बात से कन्विंस हैं, हमने इस तरह के बहुत बार काम कर रखे कि मोटी सी पाइप हो, आवाज़ दी हो तो बड़ा आवाज़, ये वाला एंड क्लोज ना हो उसके बावजूद आवाज़ पलट कर वापस आती है। तो हम कन्विंस तो हैं कि आवाज़ आती है, लेकिन फिर भी मेरे बच्चों को लग रहा है कि सर आई क्यों, ये वाला मीडियम और ये वाला मीडियम तो सेम है। नहीं बेटा मीडियम सेम नहीं है, मीडियम हल्का सा डिफरेंट है, हल्का सा डिफरेंट है। सुनना, यहां मैं एक एयर मॉलिक्यूल लूं और बाहर मैं एक एयर मॉलिक्यूल लूं, कहने को दोनों एयर मॉलिक्यूल हैं, लेकिन दोनों के एयर मॉलिक्यूल में एक बड़ा फर्क है। इस एयर मॉलिक्यूल के आस पड़ोस में एयर के ही मॉलिक्यूल्स हैं और वो जो बाकी एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको बड़ा ऑफ कोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आपने हल्का फुल्का केमिस्ट्री में पढ़ भी रखा होगा
कि वो एक दूसरे पर कोहेसिव फोर्सेस लगाते हैं। सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे पर इस तरह से कोहेसिव फोर्सेस लगाते हैं। ऐसा ही एयर मॉलिक्यूल अगर मैं यहां रख दूं तो इसके आस पड़ोस में एयर मॉलिक्यूल है, तो वो एयर मॉलिक्यूल ऑफ कोर्स कोहेसिव फोर्स लगाएंगे ऐसे। लेकिन इस एयर मॉलिक्यूल के आस पड़ोस में, मैं बड़ा एफ सी लिख दूं इनको, कोहेसिव फोर्स इस एयर मॉलिक्यूल के आस पड़ोस में जो पाइप है उसके मॉलिक्यूल्स भी फोर्स लगाएंगे। ये वाला पार्टिकल तो चलिए बाहर था, लेकिन इस वाले पार्टिकल के आस पड़ोस में एयर के पार्टिकल तो है ही, पाइप के पार्टिकल भी फोर्स लगाएंगे। पाइप के पार्टिकल डिफरेंट मटेरियल के हैं, तो उन्होंने जो फोर्स लगाया है उस फोर्स को हम अडेसिव फोर्स कह देते हैं बेटा। आई रियली होप कि ये नाम भी आपने पढ़ रखा होगा। अब देखना, तो कहने को ये वाला मीडियम और ये वाला मीडियम दोनों एयर है, लेकिन दोनों का नेचर एक जैसा नहीं है। इस पार्टिकल को आपने हर तरफ से खींच रखा है, हर तरफ से खींच रखा है, लेकिन आपने इस वाले पार्टिकल को ज्यादा खींच रखा है। इस वाले पार्टिकल को मूव कराना आसान है, इस वाले पार्टिकल को मूव कराना मुश्किल है। इस वाले पार्टिकल को मूव कराना आसान है, इसका मतलब इसका लो इनर्शिया है। इस वाले पार्टिकल पर फोर्सेस एयर पार्टिकल के अलावा जो आपका पाइप है उसके मॉलिक्यूल्स भी लगा रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि इसके पार्टिकल को मूव कराना मुश्किल है, ये आपका हाई इनर्शिया है। बिल्कुल वैसे जैसे इस रस्सी के मॉलिक्यूल्स का इनर्शिया ज्यादा था, ये रस्सी मोटी थी, ये रस्सी पतली थी, और जब इस पतली रस्सी से टक्कर हुई थी तो ये वाला जो पार्टिकल था, भले ही आपने ए एम्पलीट्यूड की वेव भेजी हो, लेकिन जैसे यहां पर टक्कर हुई तो ये वाला पार्टिकल 2a एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट किया था और डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड आया था। आई होप आपको याद होगा। बस यहां पर अंतर ये है कि ट्यूनिंग फोर्क ने यूं ऑसिलेट करना स्टार्ट किया, तो मीडियम पार्टिकल्स ने यूं ऑसिलेट करना स्टार्ट किया। और किसी भी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको आप कहोगे सर इट इज डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंसिडेंट वेव प्लस डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू रिफ्लेक्टेड वेव बाय ऑफ कोर्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बड़ा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब मजे की बात यह है कि हम ये जानते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये बड़ा ऑफ कोर्स कम एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करेंगे, ये पार्टिकल कम एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करेंगे, लेकिन ये वाला पार्टिकल जो ऑफ कोर्स पाइप के जस्ट बाहर निकल चुका है, ये वाला पार्टिकल जो है ये ज्यादा एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करेगा। क्यों? क्योंकि इस पार्टिकल पर इस पाइप की वजह से फोर्सेस लगेंगे कम, पाइप के मॉलिक्यूल्स की वजह से फोर्सेस लगेंगे कम, तो ये ज्यादा एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करेगा। तो जिस तरह से यहां पर आपका जो ये जंक्शन था, ये जंक्शन बड़ा डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनाया करता था ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, उसी तरह से ये वाला पॉइंट एंटी नोड बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? एंटी नोड बनाएगा डिस्प्लेसमेंट का। तो आप कह सकते हो कि इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमा आएगा। अरे बेटा इसके डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमा आएगा, इसका मतलब इस पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा। अरे भाई इस पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा, इस बात का अर्थ ये हो गया कि इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव ने पार्टिकल को अगर इधर की तरफ 1 माइक्रोमीटर चलाने की कोशिश की, तो रिफ्लेक्टेड वेव भी इस पार्टिकल को इधर की तरफ, अगर एनर्जी का लॉस नहीं होता है तो वो भी इसे इधर की तरफ 1 माइक्रोमीटर से चलाने की कोशिश करेगी, और इस कारण से ये वाला जो पार्टिकल है बेटा वो कितना चल जाएगा? 2 माइक्रोमीटर चल जाएगा। बिल्कुल वैसे जैसे ये वाला पार्टिकल आने वाली वेव इसको ऊपर ले जाती है ए, रिफ्लेक्ट होकर जो वेव आई है उसको ऊपर ले जाती है ए, कितना चला जाता है? 2a। तो जैसे बेटा इस ओपन एंड, जैसे बेटा ये फ्री एंड से रिफ्लेक्शन जब रस्सी में होता था तो आने वाली वेव का अगर एम्पलीट्यूड ए हुआ करता था और जाने वाली वेव का एम्पलीट्यूड भी ए होता था, दोनों सेम फेज में होती थी। इस कारण से यहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आया करता था और एंटी नोड बना करता था। उसी तरह से ये वाला पॉइंट भी आपका एंटी नोड बनेगा और ये वाला पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा।
यहां पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा, इसका मतलब इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव और रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव दोनों की दोनों जो है वो सेम फेज में है। आपको इस बार बड़ा डिस्प्लेसमेंट वेव में कोई पाई वगैरह ऐड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बड़ा पाई का फेज डिफरेंस ऐड करने की किसी प्रकार की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर बड़ा सेम फेज में है तो हम जानते हैं कि इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव और रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव जो है ये इंटरफियर कर रही है। कैसे इंटरफियर कर रही है? कंस्ट्रक्टिवली या बड़ा डिस्ट्रक्टिवली? कंस्ट्रक्टिवली। फेयर इनफ। ये तो बात हो गई इस ओपन एंड पे। कहां पर? ओपन एंड पर डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या हुआ। अब बात करते हैं प्रेशर की। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेशर, तो मान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेशर के साथ क्या? मतलब प्रेशर के साथ ये है कि अगर डिस्प्लेसमेंट का अगर मैक्सिमा है तो इस पॉइंट पर पक्की बात है कि हमारे एक्सेस प्रेशर का तो मिनिमा है। मिनिमा मतलब आपका एक्सेस प्रेशर तो 0 आएगा। सर ऐसा कैसे? बेटा डिस्प्लेसमेंट वेव में और प्रेशर वेव में अगर आपको याद होगा फेज डिफरेंस था पाई का, तो अगर ये कॉस होगा तो ये साइन होगा। कॉस जब जब मैक्सिमम होगा +1 या -1 तब तब साइन आपका 0 होगा। साइन 0 होगा तो उसी एंगल पर तो आपका कॉस या तो +1 होगा या -1 होगा। तो दोनों में अगर फेज डिफरेंस π/2 का है तो पक्की बात है कि डिस्प्लेसमेंट का अगर मैक्सिमा आ रहा है तो यहां पर प्रेशर का तो मिनिमा। इसका मतलब यहां पर प्रेशर का पक्की बात है बेटा क्या बनेगा? नोड बनेगा। एक्सेस प्रेशर का तो नोड बनेगा। आपका एक्सेस प्रेशर यहां पर 0 आएगा, एक्सेस प्रेशर का नोड बनेगा। एक्सेस प्रेशर का नोड बनेगा तो पक्की बात है कि इस पॉइंट पर आपकी जो इंसिडेंट प्रेशर वेव है और आपकी जो रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव है फेज डिफरेंस ऑफ पाई। दोनों के बीच में पाई का फेज डिफरेंस है। दोनों के बीच में पाई का फेज डिफरेंस है। इसका मतलब इंसिडेंट प्रेशर वेव और रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव दे आर आउट ऑफ फेज। एक शब्द और यूज कर लेते हैं कि आपकी इंसिडेंट प्रेशर वेव एंड रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव आर आउट ऑफ फेज। एंड दे आर आउट ऑफ फेज इट ऑब्वियसली मीन कि इस आपके ओपन एंड पर इंसिडेंट प्रेशर वेव और रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव इंटरफियर तो कर रही हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर नहीं कर रही, बल्कि बेटा क्या कर रही हैं? डिस्ट्रक्टिवली इंटरफियर कर रही हैं। लिखेंगे, लेकिन मैं एक छोटी सी बात और लिख लूं कि इंसिडेंट प्रेशर वेव और रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई का है। इस बात का यह अर्थ है कि इस ओपन एंड पर अगर कंप्रेशन की पल्स आएगी, ऐसे कंप्रेशन की पल्स आएगी, मतलब एक्सेस प्रेशर +P0 होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद रेयरफैक्शन की पल्स जाएगी जिसका एक्सेस प्रेशर -P0। +P0 और -P0 क्या हो जाएगा? 0। यहां बड़ा अभी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही आ जाएगा, एक्सेस प्रेशर बड़ा यहां पर हो जाएगा 0। इसका उल्टा भी कह दूं कि आपके इस ओपन एंड पर, मैं यहां नया डायग्राम बना देता हूं, आपके इस ओपन एंड पर अगर रेयरफैक्शन पल्स आएगी, रेयरफैक्शन पल्स में बेटा तुम जानते हो कि एक्सेस प्रेशर -P0 है, तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव होगी बेटा इसके साथ पाई का फेज डिफरेंस रखेगी। इसका मतलब अगर ये -P0 तो ये +P0, तो आपकी कंप्रेशन पल्स जाएगी। दैट इज +P0। हाँ, वो अलग बात है कि इस पॉइंट पर जब दोनों वेव्स अगर एक साथ इंटरफेयर करेंगी तो आपका जो नेट एक्सेस प्रेशर आएगा बेटा वो कितना आएगा? 0। नेट एक्सेस प्रेशर 0 आने का मतलब है कि आपका प्रेशर वही आ गया कितना? P एटमॉस्फेयर। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं इस बात को कि जो आपका ओपन एंड है वहां से भी पहली बात तो साउंड जो होगी वो रिफ्लेक्ट होगी।
वहां पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा, यहां के पार्टिकल्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे, ऑफ कोर्स ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव जो है डिस्प्लेसमेंट की अगर टर्म्स में देखें तो दोनों सेम फेज में होंगी, दोनों कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करेंगे। जो आपकी रिफ्लेक्टेड वेव है उसको अगर मैं प्रेशर के टर्म्स में अगर समझूं तो मैं कहूंगा कि इस पॉइंट पर अगर प्रेशर का अगर नोड है तो बेटा डिस्प्लेसमेंट का अगर एंटी नोड है तो प्रेशर का नोड है, प्रेशर का नोड है, इसका मतलब आने वाली प्रेशर वेव और जाने वाली प्रेशर वेव जो है वो दोनों सेम फेज में नहीं है, दोनों बेटा आउट ऑफ फेज है। आउट ऑफ फेज है, इस बात का मतलब ये है कि कंप्रेशन पल्स आएगी तो रेयरफेक्शन पल्स जाएगी, रेयरफेक्शन पल्स आएगी तो कंप्रेशन पल्स जाएगी। एक की वजह से प्रेशर आएगा प्लस पी नोट तो एक की वजह से प्रेशर आएगा माइनस पी नोट, और कुल मिलाकर एक्सेस प्रेशर इस पॉइंट पे हो जाएगा जीरो। एक की वजह से प्रेशर माइनस पी नोट तो दूसरी वजह से प्रेशर प्लस पी नोट, और कुल मिलाकर आपका एक्सेस प्रेशर आ जाएगा जीरो। तो आप कहोगे सर आपने सिर्फ बहुत सारी बातें बोल दी, कौन सी याद रखूं? बेटा आप तो सिर्फ और सिर्फ इतना याद रख लो कि जो क्लोज्ड एंड है, जो क्लोज्ड एंड था वहां पर ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो उसका तो नोड, तो प्रेशर का अपने आप ही एंटी नोड। और जो आपका ओपन एंड है, जो आपका ओपन एंड है वहां पर आपके डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड और प्रेशर का नोड। बस इतनी बात याद रख लो, बाकी तो आप सब लॉजिक सेट कर लोगे उसके बाद कि सर प्रेशर का नोड है, इसका मतलब आने वाली प्रेशर वेव और जाने वाली प्रेशर वेव दोनों डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही होंगी, इसका मतलब दोनों के बीच में पाई का फेज डिफरेंस रहा होगा। इसका मतलब आने वाली कंप्रेशन तो जाने वाली रेयरफेक्शन, आने वाली रेयरफेक्शन तो जाने वाली कंप्रेशन का सोच लूंगा। सर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है तो इसका मतलब आने वाली डिस्प्लेसमेंट वेव और जाने वाली डिस्प्लेसमेंट वेव दोनों की दोनों किस में है? सेम फेज में है। यहां पर डिस्प्लेसमेंट का नोड है तो तुम समझ जाओगे सर पक्की बात है कि आने वाले डिस्प्लेसमेंट वेव और जाने वाले डिस्प्लेसमेंट वेव डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है, इसका मतलब दोनों के फेज डिफरेंस पाई का है। डिस्प्लेसमेंट का नोड है तो ऑफकोर्स प्रेशर का एंटी नोड है, तो आने वाले प्रेशर वेव और जाने वाले प्रेशर वेव सेम फेज में है। कंप्रेशन पल्स आएगा तो कंप्रेशन पल्स ही जाएगा, और रेयरफेक्शन पल्स आएगा तो रेयरफेक्शन पल्स ही जाएगा। ठीक है बेटा, समझ गए होंगे, आसान सा काम। ये चीज़ें याद करनी है, मैंने इनके पीछे के लॉजिक आपको समझा दिए, मेरे ख्याल से आपको याद भी हो गए होंगे, बहुत टफ तो बड़ा था भी।